हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो जैसे कि आप सबको पता है कि सीडीएस का एग्ज़ाम जस्ट आपके नियर आ चुका है और अब कुछ आखिरी दिन बचे हैं, तो उसी के लिए हम आपको लाए हैं एक लास्ट मिनट वीडियो। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि लास्ट में आप क्या क्या चीज़ें हैं जिनको कवर कर सकते हो और कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको कमिट नहीं करनी है। ये एक मस्ट वॉच वीडियो है मेरे एंड से, क्योंकि ये मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ बनाई है। जो जो मेरे से गलतियाँ हुई हैं या मेरे दोस्तों से गलतियाँ हुई हैं या जितना भी मैंने कुछ सीखा है अपने ड्यूरिंग दी प्रिपरेशन डेज, तो मैं उन्हीं सब के ऊपर आपके लिए कुछ आखिरी के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया हूँ। इसमें मैं कुछ आपको नया नहीं सिखाऊंगा, बस हाँ, जो छोटी मोटी गलतियाँ आप कर सकते हैं जो कि एक डिज़ास्टर साबित हो सकती हैं आपके लिए लास्ट समय में, बस उनसे आपको बचाने की एक हमारी कोशिश है। तो देखिए इसमें से आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। अभी तो देखो, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो ऑलरेडी आपने लास्ट 6 मंथ में कवर किया है वही आपको करना है। क्योंकि देखिए, अगर ये लास्ट 6 महीने का काम नहीं आया ना आपके, तो आप ये जो लास्ट के 10 दिन हैं या ये जो लास्ट के 7 डेज़ हैं, इसमें जो भी आप पढ़ोगे वो भी काम नहीं आने वाला। तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना। जो भी आपका स्टैटिक था वो आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे, जो भी आपका करंट अफेयर था वो आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। इस समय आपको बस क्या करना है, इनके रिवीजन करने हैं। बस रिवीजन पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है। अगर आपने कोई चीज़ अभी तक कवर नहीं करी है, फॉर एग्जांपल जैसे आप मान के चलिए अपने ग्रुप में गए या लाइब्रेरी गए, वहाँ पर आपने देखा कि कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर मैगज़ीन को कवर कर रहा है या किसी ने कोई पर्टिकुलर नोट्स बना रखे हैं उनको कवर कर रहा है। अगर आपने वो कवर नहीं किया है तो उसे छोड़ दीजिए, उसको बिल्कुल भी अब आप तवज्जो मत दीजिए, नो मैटर वो कितना ही इंपॉर्टेंट हो या क्या हो। क्योंकि अगर आप अब उसको कवर करने बैठोगे तो जो टाइम आपको रिवीजन में लगाना था वो टाइम आप कहाँ लगा रहे हो, उस पर्टिकुलर चीज़ को कवर करने में लगा रहे हो। और होगा क्या इससे कि ना तो जो चीज़ आप कवर करने जा रहे हो, यानी कि जो भी नया मटेरियल आप पढ़ने जा रहे हो, ना तो वो पूरा अच्छे से आप समझ पाओगे, ना ही जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है जिसका रिवीजन करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो उसको समझ पाओगे। और अब इस समय आपको क्या करना है, अपने प्रायोरिटी एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपके हिसाब से आपके प्रायोरिटी एरियाज़ क्या हैं, क्योंकि हर बच्चे का एक क्या होता है, पर्टिकुलर कंफर्ट जोन होता है, या आप एक कह सकते हैं कि फोटे होता है। फॉर एग्जांपल जो भी बच्चे जिन्होंने बीएससी वगैरह कर रखी है या जो बीटेक बैकग्राउंड से है, उन सब का कंफर्ट जोन होता है आपका साइंस। यानी कि साइंस के अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो वो इसमें आराम से क्या टारगेट करते हैं, वो इसमें टारगेट करते हैं 25 to 28 क्वेश्चन सही करने के। अब मान के चलिए आप बीएससी के नहीं हो, आप बीए के हो, जिनका कि सब्जेक्ट से हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस, तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा फोकस आपके हिस्ट्री और पॉलिटी में करते हैं। तो आपके अपने की एरियाज़ को आइडेंटिफाई यहाँ पे करना पड़ेगा कि आपके की एरियाज़ क्या हैं जो आपको फोकस कर रहे हैं एग्ज़ाम में। अब इससे होगा क्या, अगर आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली तो आपको एग्ज़ाम में पहले से पता रहेगा कि कौन सा एरिया है जिसमें मुझे मार्क्स स्कोर करने हैं और उस पर मुझे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हमने पहले से इसके लिए स्ट्रेटेजाइज नहीं किया तो एग्ज़ाम के दिन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्योंकि अगर एक भी सेक्शन ऐसा आ गया जो आपके हिसाब से नहीं आया तो आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। कि मान के चलिए इसमें साइंस मान के चलिए टफ आ गई, तो इसके लिए कि आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जैसे जिन बच्चों ने इस बार का सीएपीएफ एग्ज़ाम दिया होगा उनको ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम टफ आ सकते हैं। तो उस समय के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है कि इन केस आपका एक सेक्शन टफ आया है तो आप दूसरे सेक्शन में रिवर्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे साइंस अगर टफ आ गई तो आप पॉलिटी को फोकस कर सकते हैं, पॉलिटी अगर टफ आई है तो आप इकोनॉमिक्स को फोकस कर सकते हैं। अगर मान के चलिए इकोनॉमिक्स भी टफ आ गई तो आप करंट अफेयर को देख सकते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि सारे के सारी चीज़ें टफ आएंगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जो आपको स्कोप देगा कि अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कट ऑफ तो नीचे जाएगी जाएगी। और इससे पिछला जो आपका CDS 1 हुआ है उसमें आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि कट ऑफ नीचे गई जाती है जैसे ही आपका क्या कोई भी पोर्शन टफ आता है। जैसे पिछली बार आप देखेंगे पॉलिटी भी लगभग लगभग हम मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं और साइंस भी ठीक ठाक आई थी। तो आपको ऐसे सेक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। सेकंड चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत से लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि अब ये जो लास्ट का समय है ना, इसमें मॉक मत दीजिए। क्योंकि जो भी आपको मॉक देने थे वो आप दे चुके। अब आपको देखो, वैसे तो मॉक के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो मॉक्स के ऊपर डिपेंड नहीं होता। आपका एग्ज़ाम होता है उस दिन के ऊपर डिपेंड, उस दिन आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। नो मैटर आपने पूरे साल कैसा परफॉर्म किया है, मेन होता है फोकस उस दिन के ऊपर। तो अगर आपके मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं भी आ रहे हैं तो स्टिल आपको क्या करना है, बिल्कुल भी उनको अटैम्प्ट नहीं करना है।
क्योंकि होगा क्या, अगर आप अटेम्प्ट करेंगे और गलती से आपके मार्क्स कम आने लग गए, मान के चलिए अब तक ठीक आ रहे थे, अब तक आपके अच्छे खारे 120 के लगभग मार्क्स बन जा रहे थे, बट अब गलती से एकदम से ड्रॉप हो गए, 85 आ गए या 75 आ गए मार्क्स मॉक में, तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। और इस समय आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लो होने की गलती नहीं कर सकते। तो मॉक्स देना एक तो बंद कर दीजिए। उस मॉक्स का जो भी आपने एनालिसिस प्रिपेयर किए होंगे, जो भी आपने प्रीवियस अपने मॉक्स दिए होंगे, उन एनालिसिस को आपको क्या करना है, दोबारा से देखना है, रिव्यू करना है, रिविजिट करना है, ताकि आपको पता लग सके कि मॉक्स देते समय आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। आपको बस ये करना है कि आपको उन गलतियों को दोहराना नहीं है। अगर आप बस उन गलतियों को नहीं दोहराओगे ना, तो भी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। फिर आपका जो आपको करंट अफेयर है उनको ब्रीफ में रिवाइज़ करना है। ऑलरेडी आपको एज डिफेंस चैनल पे या इनक्रेडिबल अभिषेक चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी, जिसमें हमने लास्ट कुछ मंथ के करंट अफेयर्स को बहुत ब्रीफ में डिस्कस किया है। आई थिंक अराउंड 1 आवर की ये सारी वीडियोस हैं। तो 1 घंटे में अगर आपका पूरा 1 महीने का करंट अफेयर कवर आप कर पा रहे हो, तो दैट इज़ गुड। वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो आपको करंट अफेयर को बहुत ब्रीफ में करना है, आपको इसमें घुस नहीं जाना है कि अब आपने दोबारा से मंथली मैगजीन उठा ली, उनको पूरा पूरा देख रहे हो, नहीं। जो भी मंथली मैगजीन्स आपने कवर करी हैं, जिस भी पर्टिकुलर सोर्स से आपने पढ़ा है, वो चाहे यूट्यूब वीडियोज़ हों या फिर कोई पर्टिकुलर किसी कोचिंग के नोट्स होंगे या आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे, तो उनको आपको क्या करना है, बस रिवाइज़ करना है और ऊपर ऊपर से मतलब ब्रीफ में रिवाइज़ करना है। अब इसमें देखिए आपको फोकस क्या करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ है, फॉर एग्जांपल डिफेंस से रिलेटेड, तो वो सब तो आपको कवर करने ही करने हैं। फिर इसमें आपको नेक्स्ट क्या चीज़ करनी है कि आपको अपने स्टैटिक पे फोकस बहुत ज़्यादा करना है। अब स्टैटिक पे फोकस करने की मैं बात क्यों कर रहा हूँ कि अगर मान के चलिए आपके 120 क्वेश्चन की अगर हम बात करें या 100 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन का एक रफ एस्टिमेट हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो ज़रूरी थोड़ी ना कि सारे के सारे करंट अफेयर आएंगे। मान के चल लेते हैं कि 20 आपके करंट अफेयर आ गए या मैक्स टू मैक्स 30 आपके करंट अफेयर आ गए। बाकी जो ये 70% पोर्शन है या 80% पोर्शन है, ये तो सब आपका स्टैटिक से है। तो स्टैटिक देखिए अभी भी आपका 80% कंप्राइज कर रहा है। तो आपको स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट के कुछ दिनों में अपना एक शेड्यूल बना लो, मतलब हर एक दिन में आपको ट्राई करना है कि आप एक एक सब्जेक्ट को पूरा कवर कर दो। अब इसमें दोबारा से एनसीईआरटी मत पढ़िएगा, क्योंकि अगर अब आप एनसीईआरटी पढ़ने गए तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको ब्रीफ में पढ़ना है। हाँ, अगर आप ऐसा कर पा रहे हो कि 2-3 घंटे लगा के आपने फटाफट एनसीईआरटी ख़त्म कर दी और ऑलरेडी आप पे पहले से आपके हाईलाइटेड नोट्स हैं, एनसीईआरटी को आपने पूरा अच्छे से हाईलाइट कर रखा है, अपने जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर रखा है, तब आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से अगर आप शुरू से एनसीईआरटी उठाएंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है कि जो भी आपके बनाए हुए नोट्स हैं उनको देखना है, या तो आप किसी यूट्यूब वीडियो पे जो मैराथन वगैरह करा रहे होंगे उनको आप देख सकते हैं। तो इस सब से आपको स्टैटिक कवर करने में मदद मिलेगी। साथ साथ आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जिनको बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं जाना है, दैट इज़ योर साइंस, क्योंकि साइंस अराउंड 30 क्वेश्चंस तो आपके कहीं नहीं गए। फिर आता है पॉलिटी, अगेन ये भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। ज्योग्राफी, देखिए ज्योग्राफी में आपको एक चीज़ और करनी है, मैपिंग। और मैपिंग करते साथ साथ आप एक काम और कर लीजिएगा, जितनी भी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है, उनके मेंबर्स। जैसे हाल फिलहाल में आपका न्यूज़ में रहा है कौन सा, एक ब्रिक्स आपका न्यूज़ में रहा है, एक एससीओ आपका न्यूज़ में रहा है, नाटो आपका न्यूज़ में रहा है। तो इन सब के बारे में, क्योंकि इन सभी में आपके नए नए मेंबर ज्वाइन हुए हैं, ब्रिक्स, एससीओ, नेटो। अगर आपको जानना है इन सब के बारे में तो मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उसमें आप जाके इनको रिविज़िट कर सकते हैं। फिर आपने साथ साथ यहाँ पे इकोनॉमिक्स पे फोकस करना है। अच्छा, इकोनॉमिक्स में आपको कैसे फोकस करना है उसको मैं बता देता हूँ। देखिए इकोनॉमिक्स के भी 2 पोर्शन आप देख सकते हैं, माइक्रो और मैक्रो। देखिए ज़्यादा सवाल मैक्रो से आने हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके मैक्रो से बनते हैं। तो आपको मैक्रो पे ज़्यादा फोकस रखना है। अब मैक्रो में आपके क्या क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपका जीडीपी आ जाता है, जीएनपी आ जाता है, और जीडीपी डिफ्लेटर आ जाता है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। फिर आपका मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन सब के बारे में आपका किस में आता है, इकोनॉमिक्स में आता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है।
और साथ साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट ऑन योर स्किल्स। जो भी आपने मेहनत करी है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि देखिए अगर आपने साल भर मेहनत करी होगी या 6 महीने लग के मेहनत करी होगी तो डेफिनेटली उसका आपको रीपे होगा। इस एग्ज़ाम में नहीं होगा तो इसके अगले वाले अटैम्प्ट में होगा, बट रीपे ज़रूर होगा। तो आपको अब इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने हैं, जो आपको सोचना है उसमें, यू हैव टू प्रिपेयर अ स्ट्रेटजी फॉर योर एग्ज़ाम डे। मतलब आपको सोचना है कि एग्ज़ाम के दिन पे जब आपके सामने पेपर आएगा ना आपका, तो आपको कैसे इसको करना है, कौन से सेक्शन को आपको प्रायोरिटी देनी है, या शुरू से स्टार्ट करना है या मिडल से स्टार्ट करना है। क्योंकि कुछ बच्चों का होता है वो पहले पेज से खोलते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो पीछे से करना स्टार्ट करते हैं। तो जो भी आपका तरीका है, जैसे भी आप कॉन्फिडेंट हो पा रहे हैं, आप वैसे इसको शुरू करिए। ओके, और ये आपकी जो स्ट्रेटेजी है ये अभी बना लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मान के चलिए लास्ट के दिन के लिए इसको छोड़ दें कि ओके मैं लास्ट डे पे बनाऊंगा, तो लास्ट डे पे आपका इतना रश रहेगा ना कि आपको सब चीज़ें रिवाइज भी करनी है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आखिरी बार देखना भी है, तो आप वहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे। तो एट अ टाइम जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो बोलूँगा कि जैसे ये वीडियो ख़त्म होती है उसी वक्त आप एक पेन पेपर उठाइए और अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए अगर शुरू के पेज में आपको 3-4 क्वेश्चन नहीं आए और वो आपको क्वेश्चन हार्ड लगे, तो आपको क्या करना है। जैसे इसमें मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूँ तो मान के चलिए जैसे मैंने पहला पेज खोला, पहले पेज के मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ता था और मुझे एक ग्लिम्स आ जाता था पूरे पेपर का कि क्या ये पेपर हार्ड है या ये पेपर मॉडरेट है या फिर ये पेपर ईजी है। अब ऑल दो आप सब सोचेंगे कि पहला पेज पढ़ते ही कैसे। देखिए पहला पेज ही आपका क्या है, बिल्कुल सामने फर्स्ट पेज आया है, तो उससे आपको एक हल्का फुल्का रेफरेंस तो मिल ही जाएगा। तो अगर मेरे को लगता था कि वो मॉडरेट है तो फिर मैं उसको उस हिसाब से अटैम्प्ट करता था। अगर मेरे को लगा वो इजी है तो मैं यहाँ पे अपने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बढ़ा दिया करता था। अगर मुझे लगा वो हार्ड है तो मैं अपने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स को क्या कर दिया करता था, थोड़ा सा कंसाइज कर लेता था। यहाँ पर मैं मोर फोकस करता था एक्यूरेसी पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर ईजी आया तो आपको नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए बाकी बच्चों के लिए भी वो ईजी होगा, तो दे विल डेफिनेटली अटैम्प्ट और ट्राई टू अटैम्प्ट मोर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, और उस वजह से कट ऑफ बढ़ सकती है। अगर मॉडरेट आया तो मैं एक बैलेंस अप्रोच लेके चलता था कि मान के चलिए कि जिन क्वेश्चंस में मैं 2 स्टेटमेंट्स एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, सिर्फ मैं उन्हीं क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करूँगा। अदरवाइज़ मैं जिसमें मैं एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पा रहा हूँ उसको मैं बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं करूँगा। और अगर बहुत ज़्यादा हार्ड आता है तो फिर मैं यही ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ मैं खेल पाऊँ। हाँ, अगर एट द एंड मुझे लगता है कि मेरे अटैम्प्ट ऐसे ही हुए हैं कि 50-60 ही हुए हैं, देन मैं उसमें थोड़ा तो कोशिश करता हूँ कि उनको पुश करने के। तो आपको ट्राई करना है, फोकस ये करना है कि जैसे अगर आपका 2 आवर्स का आपका टाइम है, तो आपको जो आपका पहली रीडिंग है वो अराउंड एंड अराउंड 1 आवर एंड 10 मिनट्स के अंडर कंप्लीट करना ही करना है। अब इससे होगा क्या कि आपके पास 50 मिनट बचेंगे, और इस 1 आवर 10 मिनट के बाद, जैसे मेरा तो अपना यही मानना होता था कि मैंने जैसे क्वेश्चंस कर लिए तो 1 आवर 10 मिनट तक मैंने जितने क्वेश्चन करे मैं उसको मार्क करता था। तो इस पूरी प्रक्रिया में मुझे मान के चलिए 5 मिनट लग गए, तो मेरे पे भी 45 मिनट्स बचे हैं। तो फिर मैं उन 45 मिनट्स पे जो भी मैंने, हाँ इसमें मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि क्या इस क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करना है या नहीं करना। मान के चलिए कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही फैक्चुअल आ गया, जैसे इस बार आया था ना कि अब्दुल रज़ाक ने कौन सा फ्लावर के बारे में बताया था। अब कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा तो वो इसको अटैम्प्ट करना चाहेंगे। मान के चलिए आपने पढ़ा है, आप इसको अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो मैं ऐसे करता था, उस क्वेश्चन के ऊपर ऐसे गोला लगा दिया। ये मेरे लिए काम करता था मार्क फॉर रिव्यू का, कि जब मैं सेकंड अटैम्प्ट मतलब सेकंड फ्लो में आऊँगा या सेकंड रीडिंग में आऊँगा तब मैं इसको देखूँगा। और अगर मान के चलिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, उसमें मैं उसी वक्त क्रॉस लगा देता था, ताकि सेकंड रीडिंग में मेरे को टाइम, मतलब जैसे ही मैं क्रॉस देखूँ मैं उसको स्किप कर जाऊँ, मैं अपना एक भी सेकंड वेस्ट ना करूँ इसको पढ़ने में। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी जिसने मेरे को हेल्प किया है थ्रू आउट माई प्रिपरेशन या थ्रू आउट माई एग्ज़ाम जर्नी, ताकि मैं अपने अटैम्प्ट्स को भी बढ़ा सकूँ और अपने नंबर्स को भी इस तरीके से बढ़ा पाया। और लास्ट चीज़ जो मैंने देखा है बहुत बच्चों के साथ दिक्कत रहती है, उनकी स्लीप साइकिल। अभी देखो मेरे को पता है एग्ज़ाम की टेंशन है तो आपको नींद वैसे ही नहीं आएगी, बट अभी से अगर ट्राई करोगे तो स्लीप साइकिल थोड़ी सी फिट हो जाएगी। मतलब आपका जो नींद की कमी होगी ना वो आपको उस दिन फील नहीं होगी। लास्ट देर तो जिस दिन आपका डी डे होता है उससे एक रात पहले तो बिल्कुल भी किसी को नींद नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी। तो मैं यही करता था, 1-1.5 हफ्ते पहले से मैं थोड़ा थोड़ा नींद ले लिया करता था, ताकि इन केस अगर मैं उस दिन रात को मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे ही सो पाया,
उसके बावजूद भी मेरा दिमाग अच्छे से वर्क करे, क्योंकि मेरी जो नींद है वो पूरी हो रखी है। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एग्ज़ाम डे के लिए प्रिपेयर करती हैं, और मेरे हिसाब से आपको भी ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको आपके मार्क्स और आपके अटेम्प्ट्स बढ़ाने में ही हेल्प मिलेगी। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलूंगा मैं आपको किसी नई वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए प्रिपेयर करते रहें।